स्वागत है आप सभी का उड़ान के होनार इस इंटरव्यू सीरीज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनका नाम है स्वप्निल जैन। जी हाँ, इन्होंने स्टेट रैंक 1 हासिल किया है अभी हाल ही के हुए एग्जाम शिक्षक भर्ती में। तो आइए बात करते हैं स्वप्निल जैन से। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस उड़ान के होनहार सीरीज में। थैंक यू। सर, इंटरव्यू के इस सेशन में पहला प्रश्न यही है कि आपकी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है? क्या आपने शैक्षणिक तौर पर डिग्री हासिल की है? मैं बेसिकली डोंगरगांव नगर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में 5 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, 2 बड़ी बहनें और मैं सबसे छोटा भाई। मैंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर डोंगरगांव से 12वीं तक की हुई है। उसके बाद मैंने CIT राजनांदगांव से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री की। तो सर, आप बीटेक आपने किया इंजीनियरिंग मतलब, और फिर एकाएक आप इस क्षेत्र में उतरे हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट होते हैं। तो क्या आपको किसी प्रकार की कोई परेशानियां भी हुई थे क्रैक करने के लिए एग्जाम को इस प्रकार के? हाँ सर, मेरा ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैंने 2 साल टेक्निकल परीक्षाओं की तैयारी की थी। उसके बाद कोविड के दौरान मुझे ऐसा लगा कि समाज में सिविल सेवा के क्षेत्र में हम कहीं पे अपना स्थान बना सकते हैं या सिविल सेवक की तरह हम समाज की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सिविल सेवा का क्षेत्र चुना। इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में तो इंटरेस्ट मुझे था ही पहले से, तो इस तरह फिर सिविल सेवा की मैंने तैयारी शुरू की। मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट रहा है और आज आप स्टेट रैंक 1 भी हासिल किए हैं शिक्षक भर्ती में, तो ये तो आपका इंटरेस्ट फील्ड ही रहा। तो क्या कुछ नवाचार आपने सोचा है अभी शिक्षा के क्षेत्र में लाने के लिए हमारे राज्य में? सर, मैंने देखा है जहाँ तक कि जो हमारे मैदानी इलाके हैं छत्तीसगढ़ में, उनकी शिक्षा जो सुविधाएं हैं वो बेहतर हैं अपेक्षाकृत उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में। तो सर, अभी ये पोस्टिंग जो होगी वो बस्तर संभाग व सरगुजा संभाग में होगी। अच्छा। तो देखा जाए तो वहाँ आधारभूत सुविधाओं की कमी है। तो पहले वहाँ आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए और शिक्षा का बेहतर स्तर बच्चों को वहाँ के प्राप्त होना चाहिए सर। तो कोशिश यही रहेगी सर कि जहाँ मेरा कार्य क्षेत्र हो मैं वहाँ पर सभी आधारभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करूँ और शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ाऊँ। चलिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप किस प्रकार से नवाचार करोगे। तो आप, अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती के एग्जाम की, तो लगभग 60 से 65% ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो विशेष तौर पर आपको ये चेक करते हैं कि आप विषयों को कैसे पढ़ाएंगे, और वो कौन कौन से विषय थे और आपने कैसे उनकी तैयारी की? एक सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो 30 नंबर का होता है सर। तो और जैसा ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट है कि हिंदी है तो आप हिंदी कैसा पढ़ाएंगे उसकी पेडागोजी होती है, इंग्लिश आप कैसे पढ़ाएंगे उसकी पेडागोजी होती है। तो इस तरह के हर सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है कि आप कैसा पढ़ाएंगे। तो CDP जो होता है वो बच्चे के बारे में होता है कि बच्चे का विकास कैसा होता है। तो अपन को ये समझना है कि अपने एक शिक्षक के तौर पर बच्चा हमारे लिए सबसे ऊपर है। अब हमें बच्चे की उम्र के हिसाब से उसके विकास के स्तरों को समझना पड़ेगा, वो किस तरह से उसका मानसिक शारीरिक विकास होता है। तो इस बारे में है वो वाला विषय। तो आप एक जनरल समझ बना सकते हैं उस सब्जेक्ट में कि आप एक बच्चा ले लीजिए, चाहे कोई भी हो सकता है, आपके घर का ही बच्चा समझ लीजिए। तो ऐसा सोचिए कि आपके घर के बच्चे का आपको पूरा विकास करना है। तो अब उस नज़रिए से आप सब्जेक्ट को पढ़िए कि अगर ये मेरा भतीजा है या कोई भांजा है तो उसका विकास कैसा होना चाहिए आदर्श रूप में। तो आप एक आदर्श रूप बनाइए अपने दिमाग में। उसके बाद एक सब्जेक्ट को आप पढ़ना चालू कीजिए कि उसका आप कैसे विकास करेंगे। उसके बाद सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जैसा हिंदी, इंग्लिश। तो आप जब टीचर बन जाएंगे तो हिंदी को पढ़ाएंगे कैसा, आपका अप्रोच क्या होगा पढ़ाने का, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बैठे, वो पढ़ने के लिए इच्छुक हो और उसके में जिज्ञासा जागे कि वो अच्छे से पढ़ सके, समझ सके उस सब्जेक्ट। तो ये जो होते हैं पेडागोजी के सब्जेक्ट, बेसिकली यही ज्ञान चेक करते हैं कि आपका पढ़ाने का तरीका आपको आता है या नहीं। तो आप एक प्रैक्टिकल वे में सोचिए कि मैं अगर हूँ वहाँ पर शिक्षक तो मैं ऐसा पढ़ाऊँगा, तो वो सब्जेक्ट फिर आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो अगर हम इन विशेष सब्जेक्ट्स की अगर बात करें जो ये चेकआउट करते हैं कि आप कैसे एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाओगे,
तो बाकी बचे जो आपके सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जो कहीं ना कहीं व्यापम और पीएससी में एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स रखते हैं, तो इन सब की तैयारी के लिए आपने क्या रणनीति है? जैसा ही मैंने कोविड के दौरान ये फील्ड सेलेक्ट किया सर, उसके बाद जैसे परिस्थितियाँ सामान्य हुई तो मैंने उड़ान IAS राजनांदगांव से मेंस की कोचिंग की थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक सिविल सेवक के तौर पर अपना कुछ योगदान दे सकूं। तो मैं सिविल सेवक बनने का इच्छुक था, तो मैंने 1 साल वहाँ पर कोचिंग की। तो एक बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका बेस वहाँ से बन गया, CGPSC की जो तैयारी थी और व्यापम की जो तैयारी थी। बाकी शिक्षा के क्षेत्र वाले सब्जेक्ट मैंने खुद से किए। और जैसे पूर्व में हमारी चर्चा भी हुई है सर स्वप्निल जैन से, इन्होंने हमें ये भी बताया कि पहले इन्होंने व्यापम भी दिया, PSC के भी इन्होंने एग्ज़ाम दिए, परंतु कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन रुक जाता था। तो उस बीच आपकी क्या मनस्थिति थी, कितना कुछ आपको प्रेशर पड़ता था और कैसे उन सबको दूर कर प्रतिदिन आप कितने घंटे पढ़ाई करें जो आज रैंक 1 आपने हासिल किया है? वह भी अगर हम आपको बता दें कि 150 नंबर के इस क्वेश्चन पेपर में शिक्षक भर्ती के इन्होंने 114.58 ये अंक हासिल करके रैंक 1 लाया। तो क्या स्ट्रेटेजी आपने बना रखा था? पर डे आप कितना पढ़ते थे? क्या कुछ आपने सोच रखा था उस समय तैयारी के वक्त? सर, जब आप तैयारी करने शुरू में आते हैं तो आपको सब अच्छा ही अच्छा लगता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको फेलियर्स भी देखने पड़ते हैं। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं व्यापम और CGPSC के, तो उनमें सफलता मैंने प्राप्त नहीं कर पाई। तो मेरा जो सपोर्ट सिस्टम है सर, वो मेरे माता पिता हैं। वो किसी भी परिस्थितियों में अडिग रहते हैं सर, और सभी परिस्थितियों में मेरा सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम मेरे पास है कि मेरे माता पिता हैं। उसके बाद जो भी मेहनत है वो मुझे स्वयं करनी है। तो कठिनाइयाँ बहुत सी आई, बहुत से फेलियर्स देखे, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें मेरा स्तर बढ़ता ही गया, धीरे धीरे ही सही। तो एक स्तर तक आकर मतलब धीरे धीरे हर स्तर पर मेरा स्तर बढ़ा। तो कहीं ना कहीं उसका असर इस शिक्षक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पर पड़ा या क्वेश्चन पेपर पर पड़ा। तो आप जब बेहतर होने की कोशिश करते हैं, एक बड़े स्तर को आप टारगेट करते हैं, तो आपका स्तर बढ़ता ही है। तो आपका स्तर कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, तो कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होंगे जो आपको सरल लगने लगेंगे। तो ये शिक्षक का एग्ज़ाम मुझे थोड़ा सा सरल लगा, क्योंकि मैंने बेहतर होने के लिए काम किया। तो स्तर बेहतर बनाकर आप हमेशा ये रखिए कि आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आप उससे 1 स्तर या 2 स्तर आगे की तैयारी करें, ताकि आपको एग्ज़ाम वाले दिन आपको एग्ज़ाम सरल प्रतीत हो। जैसे कि अभी हाल फिलहाल आप देख ही रहे हैं कि आगामी कई ऐसी परीक्षाएं आने वाली है जिसमें कि विद्यार्थियों को मात्र एक या 1.5 महीने का ही समय मिल पाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। और आपके साथ भी ऐसे ही हुआ, आपने शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा, 1 महीने का लगभग आपको समय मिला और आपने स्टेट रैंक 1 भी लाया। तो आगामी परीक्षाओं को देखते हुए विद्यार्थियों को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में प्रश्न रहता है कि क्या मैं इस कम समय में तैयारी कर पाऊंगा? कोई भी विद्यार्थी अगर तैयारी चालू कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं कि वो 1 महीने में कर पाए। तो कोई भी विद्यार्थी है तो वो तैयारी कर रहा होगा कुछ वर्षों से, 1 वर्ष से 2 वर्ष से। तो आप ये तो तय मानिए कि सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो पहले से ही तैयार है, मानसिक तौर पर तैयार हो, उनका सिलेबस कंप्लीट हो। तो ये कहना गलत होगा कि 1 महीने में हो सकता है, पॉसिबल है। उसके पीछे तैयारी लगती है सर पीछे। तो आप 6 महीने साल भर की तैयारी रखिए, तभी आपका सिलेक्शन होना पक्का रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आए आप किताबें खरीदने जाएं और उस दिन से पढ़ना चालू करें। कोई भी अगर हमको युद्ध लड़ना है तो हमें पहले से तैयार रहना पड़ता है। तो वो नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, लेकिन आप अपनी तैयारी पूर्ण रखिए, पूरी तरह से तैयार रहिए, अपना सिलेबस सब्जेक्ट तैयार रखिए। जिस दिन भी नोटिफिकेशन आए आप फिर 1 महीने में बढ़िया से उसको रिवाइज करके एग्जाम दें। मतलब स्टूडेंट्स को एग्जाम ओरिएंटेड नहीं बल्कि सिलेबस ओरिएंटेड होना चाहिए। सिलेबस पे ज़्यादा अगर फोकस रहते हैं तो आने वाली आगामी परीक्षाओं को निकालना आसान हो जाएगा, आप यही कहना चाहते हैं? और कुछ एक एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ परसेंटेज सब्जेक्ट्स अलग हो जाते हैं, जो जैसे कि आपने बताया कि शिक्षक भर्ती में आपके पास 60 to 65% ऐसे भी सब्जेक्ट थे जो बिल्कुल अलग थे और आपने उनकी तैयारियां फिर ऑनलाइन शायद की है और कुछ मार्गदर्शन में टीचर्स के।
तो स्टूडेंट्स को सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अभी फिलहाल। हाँ, आप एक तो सीजीपीएससी और व्यापम का सब्जेक्ट का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। जी। कुछ विशेष बोलना चाहिए सेक्शंस होते हैं जो अलग होते हैं, 10 नंबर के या 20 नंबर के। तो एक तो आप अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको उस पर विशेष ध्यान तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जो एक मेन स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स हैं जो सब में कॉमन है, वो आपके हमेशा किसी भी समय तैयार रहने चाहिए। और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा 1 घंटे समय दीजिए रोज, और वो भी तैयार करके रख लीजिए। तो मेन सिलेबस भी करना है अपन को, और जो बाहर है सिलेबस से किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो भी तैयार रखना है। एग्जाम से पूर्व अगर हम बात करें, विद्यार्थी अगर स्वमूल्यांकन करना चाहता है कि उन्होंने कितनी स्टडी कर रखी, कितना कुछ उनको याद है, तो एमसीक्यूज या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कितना कुछ महत्व रहता है? चूंकि परीक्षा का बोलना चाहिए कि नेचर ऐसा है कि उसमें सिर्फ एमसीक्यू ही आते हैं, लेकिन हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सभी तरीके से पढ़ते हैं, थ्योरी के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे जाके एग्जाम में एमसीक्यू ही बनाने। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए एमसीक्यूज की कि आपको 3 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन भारी ना लगे। आपने घर पे 300 क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस कर रखी हो तो परीक्षा वाले दिन आपको 150 क्वेश्चन भारी ना लगे। तो एमसीक्यू का आप जितना से अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो तभी एक स्तर बन पाएगा कि एग्जाम वाले दिन हमको नॉर्मल लगे कि हमने तो ये किया हुआ है, 150 क्वेश्चन रोज बनाए हुए हैं, तो कोई भारी चीज़ नहीं है, अपन उस दिन कर सकते हैं। तो आप एमसीक्यू लगाइए। और जैसा कि आपने बोला था मूल्यांकन के लिए, तो मूल्यांकन के लिए चाहे तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन, चाहे नहीं बोलना चाहिए आज के समय में कंपलसरी कर दीजिए कि टेस्ट आप जरूर दीजिए। आप छोटे एग्जाम की तैयारी करें या बड़े एग्जाम की, टेस्ट सीरीज मस्ट है। आज के कॉम्पिटिटिव नेचर है जो एग्जाम का, तो एक तो आपकी बैठने की प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप टेस्ट देंगे तो 2 घंटे या 3 घंटे जैसा भी पैटर्न है आपके एग्जाम का, उतने देर में बैठ के आपके 150 क्वेश्चन बबल्स भरना है, उनको सॉल्व करना है, कुछ रोल नंबर फिल्स करने हैं, और आप कहीं जाके दिला रहे हैं ऑफलाइन तो घर से निकल के जाना है वहाँ। तो ये इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस कई विद्यार्थी होते हैं जो समय में नहीं पहुँच पाते एग्जाम वाले दिन, कुछ जाके हड़बड़ा जाते हैं वहाँ, ये क्या हो रहा है। तो ये सब टेस्ट सीरीज से आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, और बाकी जो सब्जेक्ट वाला तो है वो रेक्टिफाई तो होएगा ही आपका टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज से एक एग्जाम के वक्त का जो प्रेशर रहता है, हाँ, वो हमको पहले ही फील हो जाता है और हम उस चीज़ को ओवरकम करके सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सर, एक और बात जो आपसे जानना चाहूँगा, करंट अफेयर के लिए विद्यार्थी आए दिन, आपने भी देखा होगा अपने समय तैयारी कर कि उनका प्रश्न रहता है कि कहाँ से क्या पढ़े। हाँ। तो इसमें ज़रूर आप अपनी कुछ बात रखें। हाँ सर, करंट अफेयर के बारे में मेरा सोचना ऐसा है कि एक न्यूज़पेपर रीडिंग हम करते हैं तो उनमें से हेडलाइंस आप देख लीजिए, उनका प्रेशर मत लीजिए कि आपको वो याद हो जाए। अगर आपको निबंध लिखना है मेंस के एग्जाम में तो एक एडिटोरियल वाला पेज होता है, उसको आप बढ़िया से पढ़ें रोज। उसके बाद बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, वो अपनी पतली पतली किताबें छापते हैं हर महीने के आधार पर या तिमाही या 6 माही के आधार पर। तो आप अपनी निश्चित कर लें कि आपको प्रति महीने करंट अफेयर तैयार करने हैं, या 3 महीने में करने हैं, या 6 महीने में करने हैं, या साल में करने हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा कि मंथली अगर कोई स्टूडेंट करे, या 3 मंथ में एक बार, तो एक मैगजीन आप ले लीजिए, उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए। चूँकि पब्लिकेशंस वाले ने मेहनत कर चुकी है, उसने न्यूज़पेपर से सारे आर्टिकल छांट लिए, कौन से आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो भी उसने छांट लिए, और सबको कंपाइल करके उसने एक मैगजीन बना दी है 50 से 100 रुपए की। तो वो जो आपकी नोट्स बनाने की मेहनत है वो कहीं ना कहीं बच जाएगी। तो उसका एक इलाज ये है कि आप हर महीने या 3 महीने के आधार पर एक मंथली मैगजीन 1 या 2 ले लें, या 3 ले लें, आपको मन करे। अगर आप संतुष्टि नहीं मिलती है आपको एक बुकलेट से, तो 2-3 पब्लिकेशंस की बुक ले आएँ, तो बढ़िया से उसको बार बार रिवाइज करें। तो ये सबसे सरल तरीका लगता है मुझे करंट अफेयर्स के लिए। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगर हम तैयारी करते हैं तो एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी हो जाती है। हाँ। स्वप्निल सर, एक लास्ट आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप विद्यार्थियों को ये ज़रूर बताएं कि उनको विशेष तौर पर किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और किसी अपने परीक्षा की तैयारी करते वक्त किन चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उसे छोड़ करके चलना है ताकि वो सफलता हासिल कर सके। एक शब्द होता है सर, हैबिट।
जो हमारी आदत होती है सर, हमें खास तौर पर उसे मॉनिटर करना चाहिए कि हमारा जो दिन का समय है सर, कि वो कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। क्या वो प्रोडक्टिव चीज़ों में इन्वेस्ट हो रहा है कि फालतू की चीज़ों में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर मैं 1 घंटा मोबाइल में बिता रहा हूँ तो 1 घंटे में मैंने कितने वीडियोस पढ़ाई वाले देखे और कितने पढ़ाई से अलग देखे वीडियोस। तो एक हैबिट बहुत बढ़िया चीज़ है सर, कि आप अपनी हैबिटों को एक बार समझ लीजिए, आप अपना व्यक्तित्व समझ लीजिए, आप अपनी आदतों को समझ लीजिए। आदतों को समझने पर होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि मैं समय लगाता कहाँ हूँ। अब उसके बाद आपको ये शॉर्ट करना है कि कौन सी चीज़ों में मैं काम की चीज़ों में समय लगा रहा हूँ और कौन सी बिना काम की चीज़ों से मैं लगा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे में 12 घंटे 15-20 घंटे पढ़ना ही है, आप अपने मनोरंजन के लिए भी समय निकाल सकते हैं। लेकिन एक विद्यार्थी के लिए ये जरूरी है कि अभी कुछ 1-2 साल या 3 साल का समय वो थोड़ा सा फोकस्ड रहे, थोड़ा सा अनुशासन ज़्यादा रखे अपने ऊपर, थोड़ी सी अपनी आप को स्वतंत्रता कम देनी पड़ेगी, तभी आप जो समय खाली बिता रहे हैं उसको आप पढ़ने में लगाएंगे। तो इस तरीके से हैबिट पे अगर ध्यान दें तो मैं समझता हूँ कि सरल हो जाएगा सर एग्जाम में। तो यह था हमारे आज के उड़ान के होनहार इंटरव्यू के सीरीज का एक और एपिसोड आप सभी के सामने, और आशा करता हूं कि आपको हमारे स्वप्निल जैन सर के द्वारा दिए गए सभी मार्गदर्शन से काफ़ी फायदा मिलेगा। और सर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, और धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। आप ऐसे ही हमारे इस उड़ान के होनहार सीरीज में बने रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।